नमस्कार दोस्तों, वे ऑफ सक्सेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और सीरीज पसंद आती है तो लाइक करें और अपने साथियों के पास शेयर करें। आज हम बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत मांसपेशी तंत्र और बोन्स यानी हड्डियाँ। यदि आप फिजिकल एजुकेशन बिहार स्टेट, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, हरियाणा टेट, DSSB, PGT, KVS, EMRS और APS की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ सीरीज को पूरा देखें। इस सीरीज में प्रीवियस ईयर प्रश्नों को लिया गया है। तो करते हैं स्टार्ट। आज का पहला प्रश्न, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं? याद रखेंगे 639। यदि ऑप्शन में मिलता है 600 से अधिक और 639 करेक्ट आंसर नहीं मिलता, तब 600 प्लस भी सही होगा, 600 से अधिक, या 650 से कम तो ये भी सही होगा। और रियल कितना है तो याद रखेंगे 639। नेक्स्ट, मानव शरीर में मांसपेशियों का भार कितना होता है? तो शरीर के भार का भार कितना होता है? तो 40 से 45% मानव शरीर की मांसपेशियों का भार होता है पूरे शरीर के वजन का। शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है? तो सबसे लंबी सार्टोरियस। मानव शरीर को आकार कौन प्रदान करता है? तो मांसपेशियां शरीर को आकार प्रदान करती हैं। मांसपेशी कितने प्रकार की होती हैं? तो मांसपेशियां 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, स्वैच्छिक, जिन्हें ऐच्छिक पेशियां भी कहते हैं, ऐच्छिक पेशियां, और इन्हें रेखित पेशियां भी कहते हैं। दूसरा, अनैच्छिक पेशियां या समतल मांसपेशी भी कहते हैं। और तीसरी, हृदय पेशियां। ऐच्छिक पेशियां हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं। अनैच्छिक पेशियां पर हमारी कोई इच्छा कार्य नहीं करती। और हृदय पेशियां अनैच्छिक पेशियों की तरह कार्य करती हैं, लेकिन इनका आकार ऐच्छिक एवं अनैच्छिक दोनों प्रकार से होता है। अर्थात याद रखें, ऐच्छिक का दूसरा नाम है रेखित पेशी, रेखित पेशी। अनैच्छिक का दूसरा नाम है अरेखित पेशी, अरेखित पेशी। और हृदय पेशी की बात करें तो रेखित भी होती हैं और अरेखित भी होती हैं। चलते हैं आगे। मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी। चलो 2-4 अध्ययन की बात कर लेते हैं। सुंदरता का अध्ययन, याद रखना, केला खाकर के सुंदर होते हैं तो कैलोलॉजी, कैलोलॉजी। दांतों का अध्ययन, दांतों का अध्ययन याद रखना, ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी। और मांसपेशी का अध्ययन हो गया मायोलॉजी। और सेल का अध्ययन साइटोलॉजी, सेल का अध्ययन साइटोलॉजी। और बालों का अध्ययन, बाल, जब बाल झड़ने लगते हैं तो नई नई ट्रिकों का यूज करते हैं तो याद रखना ट्रिक्नोलॉजी, ट्रिक्नोलॉजी। और ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट, शरीर की मांसपेशियां किसकी कमी से कमज़ोर होती हैं? तो याद रखेंगे पोटेशियम की कमी से, पोटेशियम की कमी से मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। मानव शरीर में बॉक्सर मसल किसे कहते हैं? तो लेटिसमस डोर्सी को बॉक्सर मसल कहते हैं। शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी, तो जबड़े की मांसपेशी, जिसे मसेटर कहते हैं, सबसे मजबूत होती है। और हड्डी की बात करें, सबसे मजबूत हड्डी तो भी जबड़े में मैंडिबल नाम होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में थ्रोइंग मसल किसे कहते हैं? तो थ्रोइंग मसल लेटिसमस डोर्सी को कहते हैं। टेलर मसल किसे कहते हैं? सार्टोरियस, जिसे सबसे लंबी मांसपेशी बताया था। मलखम्ब या राइडर मसल किसे कहते हैं? तो जांग की पेशी होती है, अडक्टर
मांसपेशी जिसे मलखम या राइडर मसल भी कहते हैं। और याद रखना, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी भी यहीं होती है जांघ में, जिसे फीमर कहते हैं, जिसे फीमर कहते हैं। तो फीमर के पास ही होती है मलखम या राइडर मसल, जो जांघ की मसल कहलाती है। लिफ्टर मांसपेशी किसे कहते हैं? तो डेल्टोइड मसल को लिफ्टर मांसपेशी कहते हैं। आगे की ओर झुकने में कौन सी मांसपेशी संकुचित होती है? तो आगे की ओर झुकने पर क्वाड्री होगा यहाँ पे, क्वाड्रिसेप्स मांसपेशी संकुचित होती है। कॉफ मांसपेशी किस वैज्ञानिक का नाम था? तो गैस्ट्रोनीमियस नामक वैज्ञानिक नाम रखा इसका। बाइसेप मांसपेशी कहाँ स्थित होती है? तो ऊपरी हाथ में बाइसेप मांसपेशी स्थित होती है। डेल्टोइड मांसपेशी कहाँ स्थित होती है? तो डेल्टोइड कंधे में स्थित होती है। कौन सी मांसपेशी ह्यूमरस हड्डी के पीछे होती है? तो ह्यूमरस के पीछे ट्राइसेप्स। बाइसेप्स मांसपेशी किस प्रकार की मांसपेशी है? तो स्वैच्छिक अर्थात ऐच्छिक। मांसपेशी की ताकत, एक्शन, पोटेंशियल किस यंत्र से मापी जाती है? तो मांसपेशियों की ताकत इलेक्ट्रोमायोग्राफी के द्वारा मापी जाती है। मांसपेशियों के अंतिम छोर को क्या कहते हैं? तो मांसपेशियों के अंतिम छोर को टेंडन कहते हैं। रेखिक पेशियां अर्थात ऐच्छिक पेशियां कौन सी होती हैं? तो पूछ ही लिया उसने, ऐच्छिक पेशियां। आमाशय में किस प्रकार की पेशी होती है? तो अरेखित अर्थात अनैच्छिक। हड्डियों के साथ जुड़ी हुई मांसपेशी किस प्रकार की मांसपेशी होती है? तो याद रखेंगे, हड्डियों के साथ जुड़ी हुई रेखित अर्थात ऐच्छिक। स्लाइडिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो स्लाइडिंग सिद्धांत हेंसन और हेक्सले ने दिया था। मांसपेशियों में फाइबर्स के बारे में किस तकनीकी के द्वारा पता लगाया जाता है? तो मांसपेशियों में फाइबर्स की तकनीकी बायोप्सी के द्वारा पता लगाया जाता है। मांसपेशी में फाइबर कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखेंगे दो। कौन से? सफ़ेद मसल फाइबर और लाल मसल फाइबर। तो सफ़ेद को बोलते हैं वाइट मसल फाइबर और लाल को बोलते हैं रेड मसल्स फाइबर। जल्दी संकुचित होने वाले फाइबर कौन से होते हैं? तो जल्दी संकुचित होते हैं सफ़ेद मसल फाइबर। धीरे संकुचित होते हैं लाल मसल फाइबर। एरोबिक तरह के अभ्यास में किस प्रकार के फाइबर अधिक सक्रिय होते हैं? तो एरोबिक तरह के अभ्यास में लाल मसल फाइबर सक्रिय होते हैं। अनप्रेबिक तरह से के अभ्यास में किस प्रकार के फाइबर तंतु अधिक सक्रिय होते हैं? तो सफ़ेद मसल फाइबर अधिक सक्रिय होते हैं। इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी किसे कहते हैं? तो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी एटीपी को कहते हैं। नेक्स्ट, मांसपेशी कोशिका किस प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा घिरी रहती है? तो मांसपेशी कोशिका सार्कोप्लाज्म के द्वारा घिरी रहती है। मांसपेशी कोशिका के जैव द्रव्य को क्या कहते हैं? तो मांसपेशी कोशिका के जैव द्रव्य को सार्कोप्लाज्म कहते हैं। नेक्स्ट, सार्कोप्लाज्म में पाए जाने वाले तंतु को क्या कहते हैं? तो मायोफाइब्रिल। मांसपेशी में एक्टिन और मायोसिन तंतु किस पोषक तत्व के बने होते हैं? तो याद रखना, प्रोटीन के। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में कितने एटीपी अणु होते हैं? तो 2 एटीपी अणु होते हैं। एरोबिक मेटाबॉलिज्म चयापचय प्रक्रिया कोशिका में कहाँ होती है? तो एरोबिक मेटाबॉलिज्म चयापचय प्रक्रिया कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। एरोबिक
मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया में कितने एटीपी प्रयुक्त होते हैं? तो एरोबिक मेटाबॉलिज्म में 36 एटीपी अणु प्रयुक्त होते हैं। ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को कहते हैं, अर्थात एटीपी को कहते हैं। क्रेब्स चक्र कहाँ पूरा होता है? तो क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है। क्रेब्स चक्र को और क्या कहा जाता है? तो साइट्रिक एसिड चक्र। ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब्स चक्र के बीच का मध्यवर्ती कोएंजाइम कहाँ क्या कहलाता है? तो एसिटिल कोएंजाइम। एसिटिल कोएंजाइम। ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स चक्र एसिटिल कोएंजाइम। ग्लूकोज के पाइरुवेट अम्ल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ग्लूकोज के पाइरुवेट अम्ल में बदलने की प्रक्रिया ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। एटीपी के पूर्ण रूप क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। पाचन के बाद ऊर्जा का स्थानांतरण कौन करता है? तो एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सांस के द्वारा बाहर निकलने वाली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो सांस के द्वारा बाहर निकलने वाली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4% होती है। सांस के द्वारा अंदर ली गई वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और CO2 की मात्रा 0.03% होती है। तो प्रश्न पूछा है, वायुमंडल से ऑक्सीजन कितनी ग्रहण करेंगे? तो 21%। और एक्चुअल पूछा जाए, वास्तविकता में पूछा जाए, तो याद रखना वास्तविकता में 20.94% मानी जाती है, जिसे लगभग 21% कहते हैं। और इसका कुल वायु से हम 4% ऑक्सीजन हमारे फेफड़े ग्रहण कर पाते हैं और बाद बाकी हम ऑक्सीजन को श्वसन क्रिया के माध्यम से बाहर छोड़ देते हैं। तो हमने 21% ग्रहण किया और इसमें से 4% हमने लगभग ग्रहण कर लिया और लगभग 17% छोड़ दिया, अर्थात 20.94 के अनुसार देखोगे तो हम 16% के लगभग वापस छोड़ते हैं, तब 4% ही हम ग्रहण कर पाते हैं। रक्त नलिकाएं किस प्रकार की मांसपेशियां होती हैं? तो रक्त नलिकाओं में अनैच्छिक मांसपेशियां होती हैं। एपिकार्डियम मांसपेशी कहाँ होती है? तो एपिकार्डियम हृदय में। तो हृदय की 3 लेयर याद रखें। हृदय की 3 लेयर, सबसे बाहर की एपिकार्डियम, बीच वाली मायोकार्डियम और सबसे अंदर वाली एंडोकार्डियम। ट्रेपीजियस मसल्स कहाँ पाई जाती है? तो ट्रेपीजियस पीठ के ऊपरी हिस्से में पाई जाती है। लेटिसमस डोर्सी मसल कहाँ पाई जाती है? तो कमर के पास। पेक्टोरलिस मेजर मांसपेशी शरीर के किस भाग में पाई जाती है? तो पेक्टोरलिस मांसपेशी छाती यानी चेस्ट में। डेल्टोइड मांसपेशी का आकार कैसा होता है? तो त्रिकोणाकार। पेट की मांसपेशी कैसे मजबूत होंगी? तो सिटअप के द्वारा। टेंडन क्या है? तो टेंडन मांसपेशी और हड्डी को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट, अच्छा टेंडन समझो। टेंडन क्या बताया? बोन और मसल को आपस में जोड़ता है टेंडन। तो याद रखें MBT। ठीक है। दूसरा, बोन टू बोन कौन जोड़ता है? लिगामेंट। BB लापरवाह। इसके साथ बोन टू बोन हो गया। और चलो एक और प्रश्न है यहाँ, मांसपेशी की बीमारी को क्या कहते हैं? तो मांसपेशी की बीमारी को मायोपैथी कहते हैं। नेक्स्ट, एना एरोबिक
क्रियाएं किसे कहते हैं? तो एनारोबिक क्रियाएं बिना ऑक्सीजन यानी बिना ऑक्सीजन की जो क्रियाएं करते हैं वह एनारोबिक क्रियाएं कहलाती हैं। और एरोबिक जो ऑक्सीजन के साथ क्रियाएं की जाती हैं एरोबिक। मांसपेशियों में कैल्शियम आयंस कहाँ पाए जाते हैं? तो मांसपेशियों में कैल्शियम आयंस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं। क्लास ए प्रोटीन किसे कहते हैं? तो एनिमल प्रोटीन को क्लास ए प्रोटीन कहते हैं और क्लास बी प्रोटीन वेजिटेबल प्रोटीन को अर्थात शाकाहारी प्रोटीन को क्लास बी प्रोटीन कहते हैं। नेक्स्ट, मांसपेशी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो मांसपेशी में एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। एक्टिन फिलामेंट कौन से दो प्रोटीन की उत्पत्ति करता है? तो एक्टिन फिलामेंट ट्रेपोनिन और ट्रेपोमाइसिन की उत्पत्ति करता है। शरीर में कितने प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं? तो शरीर में 3 प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं जिसकी चर्चा की थी। नंबर 1 ऐच्छिक, नंबर 2 अनैच्छिक और नंबर 3 हृदय। मांसपेशी के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो एपिकार्डियम। सॉरी, मांसपेशी के बारे में बात कर रहा है तो एपीमाइसियम। तो हृदय वाली याद रखना। एपिकार्डियम दूसरी, मायोकार्डियम तीसरी सबसे अंदर वाली, एंडोकार्डियम। ऐसे ही इसमें मांसपेशी की अंदरूनी परत एंडोमाइसिन। तो वहाँ कार्डियम हृदय था इसलिए कार्डियम लगा दिया। यहाँ पर मांसपेशी है तो माइसिन लगाना है। तो एपिमाइसियम सबसे ऊपरी परत और अंदरूनी परत को एंडोमाइसिन। जॉइंट के पास 2 हड्डी को जोड़ने वाले तंतु को क्या कहते हैं? तो लिगामेंट। टेलर मसल्स किसे कहते हैं? तो सार्टोरियस मसल्स को। लगातार अभ्यास करने में मांसपेशियों के फाइबर किस प्रकार के होते हैं? तो मोटे और मजबूत। मांसपेशियों का आकार क्यों बढ़ता है? तो मांसपेशियों के बार बार संकुचन और प्रकुसंचन से। नेक्स्ट, अभ्यास करने में मांसपेशियों में क्या होता है? तो नंबर 1 मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं। नंबर 2 कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। नंबर 3 कोशिकाओं की मात्रा बढ़ जाती है। और नंबर 4 लैक्टिक एसिड देर से जमता है। लैक्टिक एसिड देर से जमता है। एक व्यक्ति में लगातार अभ्यास के कारण क्या होता है? तो वही लैक्टिक एसिड देर से जमता है। मांसपेशियों की धमनियों तथा स्रावों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मांसपेशियों की धमनी और स्रावों पर व्यायाम करने से व्यास बढ़ जाता है। अभ्यास के परिणाम प्रभाव पड़ता है स्वरूप ग्लाइकोजन की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो स्टोर करने की मात्रा बढ़ जाती है। तो देखे होंगे आपने कितने घुमा घुमा के प्रश्न पूछ रहा है। अभ्यास में मांसपेशियों में किस की मात्रा बढ़ जाती है? तो अभ्यास के माध्यम से एक तो एटीपी की मात्रा बढ़ेगी, एटीपी, हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ेगी, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, ग्लाइकोजन की मात्रा बढ़ेगी और सीपी की मात्रा बढ़ जाएगी। तो ये हमारे प्रश्न थे मांसपेशियों से संबंधित। अब हम बात करेंगे कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र के माध्यम से समझो। यहाँ पर बोन कितनी होती हैं? तो एक वयस्क व्यक्ति में 206 हड्डियाँ होती हैं, जबकि एक नवजात बेबी अर्थात किड्स में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो 250 से लेकर 350 तक वेरी करती हैं। 350 तक वेरी करती हैं। यदि औसत निकाला जाए तो औसत निकल के आता है 300। तब हम कहते हैं कि एक वयस्क व्यक्ति में 206 हड्डियाँ और एक किड्स यानी नवजात शिशु में 300 लगभग हड्डियाँ होती हैं। जब बच्चा धीरे धीरे गति करता है तो कुछ हड्डियाँ गलकर बाहर बह जाती हैं और कुछ हड्डियाँ आपस में जुड़कर एक हो जाती हैं और फिर
एंड में जाकर यानी वयस्क होने तक 206 हड्डियाँ बचती हैं। यहाँ से हम बात करेंगे कि मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो यहाँ पर चेहरे की बात कर रहा है, फेशियल बोन की बात कर रहा है, तो याद रखना चेहरे में 14 हड्डियाँ होती हैं। कपाल की बात करें, कपाल में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो 28। कपाल अर्थात चेहरे की 14 और सिर की 6 और गलत कह रहा हूँ, सिर की 8 और कान की 6, कुल मिलाकर कितनी हो जाती हैं, 28। अगर 28 ऑप्शन में ना हो, 29 ऑप्शन में हो, तब भी हमारा 29 सही हो जाएगा, क्योंकि जो कंठ की हाइट है तब उसे कपाल में ही रख देते हैं। लेकिन पहली शर्त यही है कि कपाल में 28 होगा ही होगा। 28 ना हो तो कान को हटा दो, 14 और 8 22। 22 भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन हमें ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होने की आवश्यकता। डायरेक्ट याद रखो, चेहरे में 14, सिर में 8 और कान में 6, बस इतना याद रखो। कपाल में पूछे तो 28। ह्यूमरस हड्डी कहाँ स्थित होती है, तो ह्यूमरस हाथ में, हाथ से ह्यूमरस, हाथ से हाथ, और जो कोहनी के ऊपर और कंधे के नीचे ह्यूमरस हड्डी होती है। रेडियस अल्ना, ये भी हाथ में, लेकिन ये कोहनी की जस्ट नीचे की तरफ होती है। इसके बाद हम बात करेंगे कलाई। कलाई की बात करें, कलाई में, कलाई को कार्पल बोलते हैं, क से कलाई, क से कार्पल। कार्पल में कितनी हड्डियाँ, कार्पल में 8 हड्डियाँ होती हैं। एक कार्पल में 8 और दूसरे हाथ में भी 8, कुल मिलाकर कार्पल में 16। और टार्सल, जहाँ से पैर मुड़ता है, मुराब जिसे बोलते हैं, टार्सल में कितनी, तो याद रखना 7 + 7 कितनी, 14। चलते हैं आगे। मानव शरीर में कितनी बच्छिया हड्डियाँ होती हैं, तो पक्ष बोले तो पसली, तो कितनी होती हैं, 12 जोड़े। सर्वाइकल रीढ़ कितनी होती हैं, तो सर्वाइकल रीढ़ की संख्या 7। लंबर रीजन वर्टिब्रा में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो 5। किस हड्डी को कॉलर बोन कहा जाता है, क्लेविकल को। किस हड्डी को शोल्डर ब्लेड कहते हैं, तो स्कैपुला को। मानव शरीर में बॉल और सॉकेट जोड़ कितने होते हैं, तो याद रखना 2। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट 2 होते हैं। पहला कंधा और दूसरा कूल्हा। अब कुछ बच्चे कहेंगे कूल्हा क्या होता है, तो हिप के पास जो जॉइंट होता है उसे कूल्हा ही बोलते हैं। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कंधा और कूल्हा दोनों जगह पाया जाता है। अचल संधि का दूसरा नाम क्या है, तो अचल संधि का दूसरा नाम फाइबर्स और साइनोथ्रोसिस। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, थाइनोथ्रोसिस क्या है ये, अचल संधि का दूसरा नाम। अचल संधि किसे कहते हैं, तो जो जोड़ तो है लेकिन उसमें कोई गति नहीं है, उसे कहते हैं अचल संधि। जैसे एक है रेडियस और दूसरी है अल्ना, ये कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी हुई तो हैं, लेकिन उसमें कहीं भी कोई गति नहीं है, उसे ही कहेंगे अचल जॉइंट। अल्पचल संधि को क्या पुकारते हैं, तो एम्फियार्थ्रोसिस, एम्फियार्थ्रोसिस। जबकि अचल संधि को क्या जो बोला था, साइनोथ्रोसिस। ठीक है। और अल्पचल संधि किसे कहते हैं, जहाँ पर जॉइंट तो है, जहाँ जॉइंट तो है और बहुत थोड़ी थोड़ी गति होती है, उन्हें हम बोलते हैं अल्पचल। जैसे सिर की हड्डियाँ थोड़ी बहुत गति करती हैं, जिसे सूचर जॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट, स्वतंत्र रूप से चलायमान जोड़ को किस नाम से जाना जाता है, तो स्वतंत्र रूप से अर्थात फ्रीली मूवेबल हैं, क्या कहलाते हैं, साइनोवियल जॉइंट। अच्छा, साइनोवियल जॉइंट या डायरथ्रोसिस, डायरथ्रोसिस। तो यहाँ से एक और प्रश्न बनता है, साइनोवियल फ्लूइड कहाँ भरा रहता है, तो जॉइंट पर।
मानव शरीर के अंदर अल्पचल संधि का उदाहरण है? तो अल्पचल संधि प्यूबिक सिम्फोसिस। घुटने की संधि कौन सी कहलाती है? तो घुटने की संधि एक चल संधि है और इसे हम कब्जा संधि भी कहते हैं, अर्थात हिंज जॉइंट। ठीक है। नेक्स्ट, चल संधि कितने प्रकार की होती है? तो कुल मिलाकर 6 प्रकार की होती है चल संधि। जॉइंट में कितने प्रकार की गति होती है? तो जॉइंट में 4 प्रकार की गति होती है। मानव शरीर में पिवोइड जॉइंट कौन कौन से होते हैं? तो पिवोइड जॉइंट गर्दन और हाथ के रेडियस अल्ना के जॉइंट पिवोइड जॉइंट होते हैं। नेक्स्ट, कलाई को कौन सी संधि कहा जाता है? तो कलाई को कॉन्डिलोइल जॉइंट कहा जाता है। कार्पल और टार्सल हड्डी को किस प्रकार की संधि कहा जाता है? तो कार्पल्स और टार्सल्स। ग्लाइडिंग जॉइंट, अब ये कार्पल्स कहाँ हैं? तो मैंने बताया था कलाई में। टार्सल्स कहाँ हैं? मुराब में। टार्सल्स में प्रत्येक टार्सल्स में 7-7 अर्थात 14 हड्डियाँ होती हैं और कार्पल्स में 8-8 यानी 16 हड्डियाँ होती हैं। संधि के पास 2 हड्डी को जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो हड्डी बोन टू बोन बीबी लापरवाह लिगामेंट। संधि में 2 हड्डियों के ऊपर जो आवरण चढ़ा रहता है उसे क्या कहते हैं? तो कॉर्टिलेज। संधि में कौन सा तरल पदार्थ भरा रहता है? तो साइनोवियल फ्लूइड। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन कौन सी और कहाँ पाई जाती है? तो फीमर जांघ में। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स कान में पाई जाती है। अपर लिम्ब की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो ह्यूमरस हाथ में। टिबिया फिबुला हड्डी कहाँ पाई जाती है? टा से टिबिया टा से टांग अर्थात पैर में। संधि जॉइंट के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो संधि अर्थात जोड़ों का अध्ययन आर्थोलॉजी। हड्डी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी और दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी। मानव शरीर में कितनी वर्टिब्रा अर्थात रीढ़ की हड्डियां होती हैं? तो 26। कल्केनम हड्डी कहाँ होती है? तो एड़ी वाली हड्डी को कल्केनम हड्डी कहते हैं। कल्केनम एड़ी। स्टर्नम वक्ष जहाँ पर हमारी पसलियाँ आकर के मिलती हैं उसे क्या बोलते हैं? वक्ष। और आपको पता होगा कि स्टर्नम पर कितनी पसलियाँ आकर के जुड़ती हैं? एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 जोड़ी इधर से, सॉरी 7 इधर से और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इधर से, जिन्हें 7 जोड़ी रिब्स को ट्रू रिब्स कहते हैं और 3 जोड़ी रिब्स यहाँ आकर के एक दूसरे से चिपकती हैं जिन्हें बोलते हैं 3 जोड़ी को फॉल्स रिब्स। और 2 जोड़ी कहीं नहीं चिपकती, हवा में तैरती रहती हैं जिन्हें बोलते हैं तैरने वाली पसलियाँ अर्थात स्विंग करने वाली पसलियाँ। तो स्विंग करने वाली 2 जोड़ी, फॉल्स 3 जोड़ी और ट्रू रिब्स 7 जोड़ी। और ये जो बीच की हड्डी दिख रही है इसे ही बोलते हैं स्टर्नम अर्थात वक्ष की अस्थि। दांतों को उनके आकार के रूप में कितने भागों में बांटा जाता है? तो 4। नेक्स्ट, दांतों का ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो दांतों का ऊपरी परत इनेमल कहलाता है जो शरीर का सबसे कठोर तत्व माना जाता है। संधियों द्वारा कितने प्रकार की कोणीय गति होती है? तो अभी चर्चा की थी पहले भी, रिपीट प्रश्न हो रहा है। 4। हिंज जॉइंट कौन सा है? तो हिंज जॉइंट कोनिका। और कलाई का बताया था कौन सा? ग्लाइडिंग जॉइंट। कलाई का ग्लाइडिंग। कंधा एवं कूल्हे का बॉल एंड सॉकेट जॉइंट।
और गर्दन का पिवोट जॉइंट, गर्दन का पिवोट जॉइंट, उंगलियों का भी हिंज जॉइंट, उंगलियों का हिंज जॉइंट। नेक्स्ट, दांतों में इंसाइजर कितने होते हैं? इंसाइजर 4 होते हैं। और प्रीमोलर कितने होते हैं? प्रीमोलर 8 होते हैं। मोलर कितने होते हैं? मोलर 12 होते हैं। अब यहाँ समझो दंत सूत्र क्या होता है। तो दंत सूत्र होता है 21, 23। दांतों में मोलर कितने होते हैं? तो 12। जोड़ों की गति जिसमें कोणीय एवं घूर्णीय गति दोनों होती हैं क्या कहलाती है? सरकमडक्शन, सरकमडक्शन। सूचर जॉइंट कहाँ होते हैं? तो सूचर जॉइंट खोपड़ी के जॉइंट को कहते हैं, अर्थात कपाल की जॉइंट को कहते हैं पेग एंड सॉकेट जॉइंट। तो पेग एंड सॉकेट जॉइंट दांत में पाए जाते हैं। अस्थि संस्थान का कार्य शरीर को निश्चित आकार और गति प्रदान करना। एक वयस्क व्यक्ति में मेरुदंड में कुल खोपड़ी को साधने वाली कशेरुका को क्या कहते हैं? तो शीर्षधर कशेरुका कहते हैं। कंधे पर किस प्रकार की संधि होती है? तो गेंद और गड्ढा संधि। कपाल की अस्थियों में किस प्रकार की संधि पाई जाती है? अचल संधि। मनुष्य के अस्थि संस्थान में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? 206। अस्थि संधियां शरीर को क्या प्रदान करती हैं? तो गति। बच्चों के मेरुदंड में कितनी अस्थियां होती हैं? तो 33, जबकि वयस्क में 26। बाहों में कोहनी के स्थान पर कौन सा जोड़ पाया जाता है? तो कब्जेदार जॉइंट। और यदि आपको सभी प्रश्न अच्छे लगे हों तो प्लीज़ सीरीज को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।